हमने पिछले सेशन में यहाँ पर देखा कि कैसे बंगाल पार्टीशन हुआ और इस बंगाल पार्टीशन के खिलाफ यहाँ एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत हुई जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में तब्दील हो गया। लेकिन अब हम बात करेंगे लोकमान्य तिलक के बारे में। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो ऑब्वियसली चल ही रहा था, लेकिन काफी हद तक मॉडरेट्स जो है उनका मेथड कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था। यही नहीं, उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मॉडरेट फेज के लीडर्स को बहुत उम्मीद थी। जॉन मॉर्ले से बहुत उम्मीद थी कि वो इस पार्टीशन को एक तरीके से रद्द कर देंगे। लेकिन जब जॉन मॉर्ले ने तब ये कहा कि ये पार्टीशन रद्द नहीं हो सकता है और कोई डिसीजन में बदलाव नहीं होगा, तब आप यहाँ पे लोकमान्य तिलक जो है उन्हें सामने आते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडरेट अप्रोच है, ये जो P3 फॉर्मूला यहाँ फॉलो किया जा रहा है, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मैं डेमोन्स्ट्रेशंस जो है उनसे कोई काम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने से कोई काम नहीं होगा। किसी तरह का प्रेशर हम गवर्नमेंट पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वाकई में गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें उन पर बेहतर प्रेशर क्रिएट करना होगा और वो बेहतर प्रेशर हर चीज को बॉयकॉट करने से ही होगा। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तक को हमें बॉयकॉट करना होगा। ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रख सकते, हमें इन्हें दूसरी प्रोविंसीज तक फैलाना होगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से बहुत ही अलग शेप और साइज जो है वो लेने लगता है धीरे धीरे करके। यहाँ पे बॉयकॉट जो है वो हर एक चीज का शुरू होता है जो किसी न किसी तरह से ब्रिटिशर से जुड़ी हुई है। यही नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का स्लोगन जो है वो लोकमान्य तिलक सामने रख रहे हैं। एक तरीके से स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ था इसलिए ताकि बंगाल के पार्टीशन को रद्द किया जा सके, लेकिन अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये यहाँ पर स्वराज की मांग करने लगा है और ये स्वराज की मांग लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने ही सामने रखी है। स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वो अब भारत की आजादी की मांग कर रहे हैं। बंगाल पार्टीशन का रद्द होना बहुत पीछे छूट चुका है और अब भारत की आजादी, उसकी इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ही नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने मासेस को इकट्ठा करने की कोशिश की इस पूरे के पूरे मूवमेंट में। बहुत से फेस्टिवल्स जैसे कि शिवाजी फेस्टिवल, यहाँ पे गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल होता है जिसमें आपको बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे, उनमें जाकर लोगों से बात की ताकि वो इस पूरे मूवमेंट के लिए मासेस को इकट्ठा कर सके, उनका सपोर्ट जुटा सके। यात्रा थिएटर्स जैसे यहाँ पे आपको प्लेस देखने को मिलेंगे जिनमें आप इसी तरह से छोटे छोटे जो थीम्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे लोगों को परफॉर्म करते हुए देखेंगे, जिसके जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा था अबाउट दिस मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट का जो कंसेप्ट था, बेसिकली इसके पीछे का जो कारण था वो पूरी तरीके से बदल गया और ये जो बदलाव है ये काफी हद तक कांग्रेस के लीडर्स के बीच में ही खींचतान शुरू कर देता है और इसी खींचतान का कारण था स्प्लिट। यहाँ पे अगर मैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स की बात करूं तो उनमें काफी डिफरेंस था। मॉडरेट फेज के लीडर्स का मानना था कि क्योंकि हमने ये मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के कारण शुरू किया है तो इसको हमें बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए, जबकि मिलिटेंट नेशनलिस्ट गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक जैसे नेता कहते थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को हमें भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैलाना चाहिए। मॉडरेट नरम दल के नेताओं का मानना था कि हमें सिर्फ फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करनी चाहिए, जबकि मिलिटेंट नेशनलिस्ट का मानना था कि हमें हर चीज बॉयकॉट करनी चाहिए जिनके साथ ब्रिटिशर्स का कनेक्शन है, चाहे वो स्कूल और कॉलेजेस ही क्यों ना हो। ये जो टसल है, ये जो जद्दोजहद है, ये काफी हद तक कांग्रेस के जो सेशंस होते थे उसमें भी देखी जा सकती थी। ऐसा ही 1906 के सेशन में भी हुआ। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने वाली है और वो ये कि जब भी सेशन होता है तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा ये बात बहुत मायने रखती है काफी हद तक, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण भी है। काफी बार ये देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है कांग्रेस के सेशन का, यानी कि जो प्रिसाइड करता है सेशन को, वह और उसकी विचार, उसके जो आइडियाज हैं, ये काफी हद तक जो फाइनल डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक तरह से अगर लोकमान्य तिलक या कोई भी गरम दल का नेता जो है वो यहाँ पे बनता है प्रेसिडेंट किसी भी कांग्रेस के सेशन का, तो कांग्रेस का जो नया रेजोल्यूशन कांग्रेस की मीटिंग में पास किया जाएगा उसमें यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिस्ट के जो विचार हैं वो काफी हद तक देखने को मिलेंगे।
तो यही करके मॉडरेट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गरम दल का कोई भी नेता जो है कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करे। यहाँ पे गरम दल के जो नेता थे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो लीडर्स थे, उन्होंने लोकमान्य तिलक को प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे किया, लेकिन नरम दल के नेताओं ने दादा भाई नौरोजी को सामने रख के यहाँ पे लोकमान्य तिलक जो है उनको खुद ब खुद पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तो 1906 का जो सेशन है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही प्रिसाइड किया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इनके बीच में जद्दोजहद जो है वो बढ़ती चली गई एंड 1907 के जो सूरत सेशन था उसमें जूते चप्पल कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं और फाइनली मॉडरेट लीडर्स ने साफ तौर पर यह अनाउंस कर दिया कि ये मीटिंग आगे तब तक नहीं बढ़ पाएगी जब तक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो इस मीटिंग को छोड़कर बाहर नहीं निकल जाते। और तब जाके आप देखते हैं कि 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट आया। मॉडरेट लीडर्स वहीं रह गए और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो उस मीटिंग से बाहर निकल गए और वो अब अपने लेवल पर इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड करेंगे। तो लोकमान्य तिलक ने आगे चलकर ये जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट था इसको अपने लेवल पर लीड किया। हालांकि आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो ये एक्शन था, ये जो मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था, इसको पूरी तरह से सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पे ऑब्वियसली लॉज इनैक्ट किए गए, प्रेस को कंट्रोल किया गया ताकि थॉट्स और आइडियाज जो है वो ज्यादा स्पीड में जगह जगह पर सर्कुलेट ना हो, लाठी चार्ज किया गया, लोगों पर यहाँ पे लाठियां बरसाई गई और फाइनली 1908 तक आते आते लोकमान्य तिलक जो है उन्हें इन एक्टिविटीज में शामिल होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया, 6 साल की सजा दे दी गई। तो लोकमान्य तिलक माने जाते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे लीडर थे जो कि भारत की जो यंग जनरेशन है उसको लीड कर रहे थे। भारत की यंग जनरेशन जो थी उसके लिए एक तरीके से गाइडेंस का काम कर रहे थे। भारत की यंग जनरेशन की जो एनर्जी है बेसिकली उसको प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे थे। लेकिन अब लोकमान्य तिलक अरेस्ट हो चुके थे और ये जो भारत के यंगस्टर्स की एनर्जी है ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में तब्दील हो जाती है। ये सभी लोग अपनी एनर्जी को रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगाना शुरू कर देते हैं। कोई भी अनपॉपुलर ऑफिशियल की हत्या कर देना, किसी पर भी गोली चला देना, कहीं पर भी बॉम्ब फेंक देना, इस तरह के बहुत से रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट जो लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया उसके डिक्लाइनेशन के साथ साथ सामने आते हैं, जैसे कि अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, चापेकर ब्रदर्स, यहाँ पे 2 ऐसे ही ऑफिसर्स की हत्या कर देते हैं। तो ये यंग जनरेशन जो है वो काफी हद तक अपनी एनर्जी को हीरोइक एक्टिविटीज में लगाने लगी। एक और कारण यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट के फेलियर का माना जाता है कि जो कांग्रेस के खुद के अंदर इंटरनली जो जद्दोजहद जारी थी, जो खींचतान थी, उसका भी असर इस मूवमेंट पर पूरी तरह से देखा जा सकता था। एक चीज और, यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य जो है उस शब्द को कॉइन तो किया, लेकिन स्वराज्य किस प्रकार का स्वराज्य? भारत को आजाद किया जा सकता है 2 तरीकों से। पहला तरीका है कि ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी के अंडर पूरे भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंडियनाइज कर दिया जाएगा, यानी कि आपको हर लेवल पर सिर्फ इंडियंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे हेड ऑफ कंट्री की, हेड ऑफ द स्टेट की, वो ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा, यानी कि डोमिनियन स्टेटस। दूसरा तरीका था सोवरेन नेशन बनने का, जिसमें कोई भी दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल डिसीजंस में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो स्वराज्य जो है उसको यहाँ सामने तो रखा गया कि हम आजादी के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो आजादी किस तरह की है वो पार्ट थोड़ा सा धुंधला था और इस कारण से भी काफी हद तक ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता हुआ देखने को मिलेगा। यही नहीं, लोकमान्य तिलक की अरेस्ट के बाद बाकी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे कि विपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। तो क्या हमें इस फेज को पूरी तरह से वेस्ट मान लेना चाहिए? क्या ये फेज पूरी तरह से फेलियर था? बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरीके का एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला, बल्कि इन दोनों फेजेस से, मॉडरेट फेज एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है, उससे हमें एक चीज पता चली कि ना तो याचिकाओं के बलबूते पर ब्रिटिशर्स को झुकाया जा सकता है और ना ही सिर्फ फोर्स के बलबूते पर। तो यहाँ पर किस आधार पर ब्रिटिशर्स को अपना काम करने पर मजबूर किया जा सकता है? दोनों को मर्ज करने पर ऐसा होगा। गांधी जी ने यही पॉइंट सामने रखा। उन्होंने कहा ना याचिकाओं के बलबूते पर ना शक्ति के बलबूते पर, बल्कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए तभी ब्रिटिशर्स को झुकाया जा सकता है। यानी कि याचिका को शक्ति का सहारा चाहिए। पेटिशन मस्ट बी बैक्ड अप बाय फोर्स।
तभी यहाँ पर ब्रिटिशर्स हमारी इंटरेस्ट में कोई काम करेंगे। तो ये जो फेजेस रहे हैं ये फेलियर नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही एक्सपीरियंसेस जो है वो आगे चलकर बाकी के नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे।